तो चलिए आज चर्चा करते हैं एनवायरनमेंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑड इवन फार्मूला पर। ऑड इवन फार्मूला और दिल्ली के ऊपर उसके प्रदूषण के ऊपर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि हाल ही में काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय रहा कि ऑड इवन फार्मूला अपनाया गया दिल्ली में, तो केजरीवाल गवर्नमेंट के समय में या केजरीवाल ने किया, ऐसी कई एक बातें होती हैं। इसके ऊपर एक कुछ महत्वपूर्ण बातें फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर है और इस पर कई प्रश्न आए हैं और आगे भी इस पर कई प्रश्न आ सकते हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ऑड इवन फार्मूला है क्या, ये तरीका क्या है। तो ये एक सूत्र है जो वैकल्पिक दिवस यात्रा योजना पर आधारित है। यानी यहाँ पर अल्टरनेट डे ट्रेवल स्कीम अपनाई जाती है, जो दिल्ली सरकार द्वारा, जब हमने इसको सुना तो जनरली हमने इसको सुना कब से, जब दिल्ली सरकार द्वारा दिसंबर 2015 को यह योजना अपनाए जाने के लिए बनाई गई, जब सरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए कर्ब द पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार वाहन प्रणाली यानी दिल्ली के परिवहन प्रणाली के दृष्टिकोण से दिल्ली सरकार पर कई प्रकार से प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सन 2015 में फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लागू किया। अल्टरनेट डे ट्रेवल स्कीम यानी वैकल्पिक दिवस यात्रा योजना को रोड स्पेस रेशनिंग भी कहा जाता है, यानी कि सड़क की जो स्पेस है उसको छांटना। रेशनिंग का मतलब छांटना, सड़क की स्पेस को छांटना को रोड स्पेस रेशनिंग कहा जाता है, जो कि कहा जाए तो यात्रा की एक मांग प्रबंधन रणनीति, यानी एक प्रकार की ये डिमांड नीति है, पॉलिसी है, जो किसी ट्रैवल के लिए होता है। ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट कहा जाएगा। व्यक्ति को वैकल्पिक दिवसों में, यानी कि एक दिन छोड़कर वैकल्पिक दिवसों में अपने वाहनों का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। यानी आप 7 दिन अपने वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें रेशनिंग करा जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में अभी कोरोना काल में भी ऐसा ही हो रहा है कि भी सैटरडे संडे को रेशन कर दिया गया है कि लॉकडाउन जो है सप्ताह के 2 दिन रहेगा। कुछ स्टेट्स में ये लॉकडाउन सप्ताह के 3 दिन भी है। तो ये रेशनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलने से रोका जाए, जिससे कि जो रोड की स्थिति है वो कहा जाए जाम लगने की स्थिति से बाहर हो सके। कम लोग निकले, केवल वो निकले जो बहुत अनिवार्य है, और हो सके तो हर व्यक्ति अपने साधन से निकलने के बजाय अन्य कुछ लोगों के साथ समूह में निकले, जिसके दृष्टिकोण से साधन कम निकलेंगे, वाहन कम निकलेंगे, तो रोड की स्थान को, यानी रोड स्पेस है, रोड के स्थान को रेशन किया जा सकता है, यानी कि छांटा जा सकता है। इस प्रकार से प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जाए। तो मुख्य उद्देश्य तो प्रदूषण पर नियंत्रण पाना ही इसका उद्देश्य रखा गया। यह प्रतिबंध जो है लाइसेंस संख्या पर, यानी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन गाड़ी का हुआ है उसके लाइसेंस संख्या पे आधारित अंतिम संख्याओं पर है, यानी कि जो आपके अंतिम संख्या है लाइसेंस का उस पर आधारित है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है गाड़ी का, तो वो जो लास्ट डिजिट होगा उस पर आधारित होगा। यानी मान लीजिए आप UP 700320 गाड़ी चला रहे हैं, 319 चला रहे हैं, 323 चला रहे हैं, तो जो आखिरी की संख्या है 3909, तो इसके आधार पर ऑड है तो ऑड दिवस पे, और अगर वो इवन है तो इवन दिवस। अब इसमें ऑड इवन दिवस भी कैसे बनाया गया, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन को यहाँ पर ऑड इवन के दृष्टिकोण से रख दिया गया। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 1 2 3 4 5 6। संडे को छोड़ दे, क्योंकि संडे को वैसे ही कम लोग निकलते हैं, उसे छोड़ दिया गया है। अब इसमें ऑड डे पर ऑड गाड़ियां, इवन डे पर इवन गाड़ियां, यानी कि अगर हम देखें तो ऑड में 135 ऑड संख्याएं हैं, ऑड संख्या है, और ये ऑड संख्याओं पर आधारित जो गाड़ियां होंगी, यानी अगर आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो ऑड संख्या पर आधारित है। अब ऑड में 135 नहीं बल्कि 6 7 9 ये सभी ऑड संख्या में आ सकता है। तो आखिरी ऑड संख्या है, अगर ऑड है तो ऑड डेज, यानी कि वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ऑड डेज बोल दिया जाएगा, ये ऑड दिन हो गए। और इवन डे कौन हो गए? थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये इवन दिन हो गए। तो इवन दिनों
जगहों पर इवन संख्या की गाड़ियां, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की संख्या 0319 है, तो ये जो 9 संख्या है ये ऑड है, तो ऑड दिन कौन सा होगा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऑड डेज पर गाड़ियां चलेंगी। और इवन डेज कौन से होंगे? मान लीजिए आपकी गाड़ी की संख्या 0318 है, तो 8 जो है वो इवन गाड़ी है, तो वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रन करेगी। अब संडे को चूंकि जनरली ये छूट दे दी गई कि संडे को चूंकि ऑफिसेस बंद होते हैं, कॉलेजेस बंद होते हैं और सामान्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर लोग जाते हैं, और ये कहा जाए तो पोल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलता क्योंकि लोग कम निकलते हैं, इसलिए इस दिन की छूट है, आप अपनी गाड़ी को इस दिन कोई भी समय निकाल सकते हैं। तो जनरली क्या है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से इसे किया गया ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, और इसे बड़ी सख्ती से पालन करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया, इस पर काफ़ी चालान वगैरह काटे गए जिससे कि लोगों को भय बने और लोग अपनी गाड़ियों को यूं ही लेकर ना निकलें। तो इस सूत्र को, अब ये प्रश्न आता है कि क्या यह सूत्र या जो तरीका था या स्कीम या योजना कह लीजिए, ये दिल्ली सरकार की उपज है या केजरीवाल सरकार की उपज है या मोदी सरकार की उपज है, या इससे पहले किसी अन्य देश में ये योजना नहीं अपनाई गई? वो अलग बात है कि हमने नहीं सुना, लेकिन इससे पहले भी ये अन्य देशों में अपनाया गया, और ये आज नहीं, आज से लगभग 40 साल पहले ही बहुत से अन्य देशों में से अपनाया गया। अगर हम इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे चले जाएं तो इस सूत्र को पहली बार सन 1982 में एथेंस में अपनाया गया। फिर लैटिन अमेरिकी देशों ने, जिसमें यथा मैक्सिको जो इसने 1989 में, फिर सैंटियागो, चिली आदि देशों ने भी इसे अपनाया। वहाँ पर प्रदूषण को रोकने के दृष्टिकोण से, सड़क पे चक्का जाम लगने के दृष्टिकोण से, जाम को कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से यह योजना बनाई जाती थी और रोड को स्पेस किया जाता था। लेकिन स्टूडेंट से एक चीज़ जानिए, ये योजना कोई 40 साल पहले की ही नहीं, बल्कि ये योजना बहुत पहले की है। अगर हम आज से 2000 साल ऊपर चले जाएं तो 45वीं ईस्वी में, आप समझ सकते हैं 2000 साल लगभग 45वीं ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं बल्कि ईसा पूर्व में जाएंगे तो 2000 साल पहले ही ये योजना अपनाई जा चुकी है रोम साम्राज्य द्वारा। रोड स्पेस की ये योजना सबसे पहले जो इसका ऐतिहासिक विवरण मिलता है वो हमें 45वीं ईसा पूर्व में रोमन शहरों में देखने को मिलता है, जब घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ियां, इक्का गाड़ियां, घोड़े गाड़ी या इक्का गाड़ियों को बैन किया जाता था सड़कों में अत्यधिक भीड़ लगने के दृष्टिकोण से। एक्चुअली इसमें ये था कि देखा गया कि रोम एक काफी विकसित समाज हो रहा था और वहां पे काफी बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन आ रहा था। तो काफी बड़े पैमाने पे अगर लोग, जनसंघ एक स्थान पे जमा होंगे तो जो सड़कें हैं वो जाहिर सी बात है, जब सब कार्य पे निकलेंगे तो सड़कें जाम होने लगी। अब जनरली एक आदमी जब चलता है तो 2.5 फीट की जगह लेता है, लेकिन अगर वो गाड़ी और रथ गाड़ी और चक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी लेके निकलेगा तो वो अपने साथ खुद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 8-9 फीट की सड़क को कवर कर लेगा। 1-2 लोग हो तो चल जाए, लेकिन जहाँ हजारों लोग हो जाते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है। तो तत्कालीन रोम साम्राज्य ने ही इस पर बैन लगाया गया। उस समय लाल रंग की पट्टी और पीली रंग की पट्टी गाड़ियों के पीछे लगाई जाती थी, और इवन की जगह रेड और येलो कलर की पट्टी लगाई जाती थी, जो सरकार द्वारा यानी तत्कालीन रोम सरकार द्वारा अधिकृत होती थी और उसके तहत ये गाड़ियां चलती थी। अगर हम देखें तो इतिहास में इससे पहले के भी कुछ वर्णन हैं जो कि प्रमुख रूप से राजा महाराजाओं के दृष्टिकोण से, मंत्री या विशेष वर्ग के एलीट क्लास के आने जाने के दृष्टिकोण से, सड़कों पर उनकी गाड़ियों को चलने के दृष्टिकोण से, विशेष प्रकार के रथों को जाने के दृष्टिकोण से भी ऐसी कुछ योजनाएं कालांतर में बहरहाल ये एक बहुत पूर्व की बातें हो जाए, लेकिन रोमन साम्राज्य में इसे स्पष्ट रूप से अपनाया गया, लेकिन उस समय प्रदूषण पे नहीं अपनाया गया था। लेकिन जब हम 1982 में एथेंस और सैंटियागो जैसे देशों की बात करते हैं तो 80 के दशक में इसे प्रदूषण के दृष्टिकोण से अपनाया गया। अब रही बात भारत, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है दिल्ली, और दिल्ली में प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है। तो चलिए दिल्ली जैसे प्रदूषण के से युक्त शहर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और दिल्ली के
आबा हवा के विषय में मैं आपसे थोड़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो चलते हैं दिल्ली के ऊपर जानकारी के संबंध में। दिल्ली दुनिया का छठा सबसे घनी आबादी वाला महानगर है, यानी 6th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे एनसीआर को जोड़ लें, यदि पूरे एनसीआर को इसमें शामिल कर लें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महानगर हो जाएगा। एनसीआर क्या है? नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन। तो ये नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। नेशनल कैपिटल रीजन वास्तव में एक जिसके तहत दिल्ली से जुड़े हुए जो अन्य शहर हैं उनको भी, जो अन्य राज्यों से हैं, जैसे गुजरात है, जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, गुजरात नहीं बल्कि हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, इन राज्यों से जो मेजर शहर हैं, प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, उनको इसके साथ जोड़ के देखना, तो इसे हम एनसीआर कहेंगे। यानी गुड़गांव है, दिल्ली, फरीदा, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इन शहरों को अगर हम जोड़ लें तो हम इसे एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत रखेंगे। अब एनसीआर के दृष्टिकोण से मोस्ट पॉपुलेटेड शहर हो जाता है और विश्व में देखें तो दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर हो जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर। भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली को रखा गया, या पूरे एनसीआर के दृष्टिकोण से देखें, जिसमें देश के सबसे अधिक मात्रा में पार्कुलेट मैटर प्रदूषण मौजूद है। अभी पार्कुलेट मैटर क्या होता है, ये ठीक इसी से पहले वाले वीडियो में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पार्कुलेट मैटर छोटे छोटे कण होते हैं जो हैवी धातुओं के ठोस कण हो सकते हैं या तरल तत्वों के भी ठोस तत्व हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में विलीन होते हैं। इतने छोटे कण होते हैं कि इनकी डेंसिटी इतनी हल्की होती है कि एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब इसमें कुछ मेटल्स और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जो कि विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। और मैन मेड गतिविधियों में अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स, लेडेड पेट्रोल और तमाम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में इनका बढ़ना देखा जाता है और ये हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो पार्कुलेट मैटर्स में सबसे ज़्यादा पार्कुलेट मैटर दिल्ली में मौजूद है। अब स्थिति यह है कि साधारण रूप से श्वास लेना यहाँ हानिकारक माना जाता है। एक रिपोर्ट जो सन 2014 में, मई 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई, वो ये कि दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ये अपने आप में गर्व का महसूस कराता है कि दिल्ली जो है वो सबसे आगे नंबर 1 है, परंतु बहुत गर्व करने की जरूरत नहीं है। प्रदूषण में नंबर 1 होना ये एक अपमान है और एक प्रकार से तंज है और ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, जो कि उस समय लगभग 1600 से अधिक विश्व के शहरों के सर्वेक्षण के बाद दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो इट इज़ रियली मोस्ट ब्लंडर थिंग फॉर आवर कंट्री। और इसका दुष्परिणाम बहुत भयानक हुआ। वो ये कि सन 2014 में दिल्ली में होने वाला जो एशियान गेम्स था, जिसकी मेजबानी भारत को मिली थी, वो भारत से छीन ली गई, क्योंकि यह माना गया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पे लोग आएंगे और दिल्ली में बाहर से, विदेश से लोग आके बसेंगे, रहेंगे। तो इतने पोल्यूशन वाले शहर में जाहिर सी बात है लोग आना पसंद ना करेंगे, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न करेगा। इसलिए भारत इस मेजबानी को खो बैठा है। फिर इस मेजबानी को किसे दे दिया गया? साउथ कोरिया के एक शहर इंशियान को दिया गया। इंशियान वॉज अवॉर्डेड द राइट ऑन अप्रैल 17 इन 2007 में ही इसको दे दिया गया था, क्योंकि ये देखा गया कि भारत जो है वो 2014 तक इसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और 2014 तक नियंत्रित करना तो दूर, 2014 तक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि विश्व का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर हो गया। वैसे सन 2007 में ही इसे भारत से छीन कर इसकी मेजबानी इंशियान को दे दिया गया।
अब जरा आप भारत की स्थिति देखें। क्या भारत इतना बड़ा देश जहां एक शहर भी नहीं जो दिल्ली जैसा हो, जहां पर विश्व की मेजबानी, विश्व के खेलों की मेजबानी किया जा सके। वहीं अगर हम साउथ कोरिया, बहुत छोटा सा देश है, इतने नक्शे में अगर आप देखें तो झारखंड या उत्तराखंड जैसी स्थिति, छोटा सा देश, इतनी छोटी सी भूमि, और उस देश की बात अगर हम भारत की तुलना की दृष्टिकोण से करें तो भारत से एशियान गेम छीन लिया गया और साउथ कोरिया को 3-3 बार एशियान गेम की मेजबानी मिल गई। इससे पहले सन 1986 में सियोल, जो साउथ कोरिया का एक शहर है, वहां पर, और बुआन सन 2002 में एक शहर है एशियान साउथ कोरिया का, वहां पर ये उन्हें मेजबानी दी गई। अब सोचिए कि साउथ कोरिया जैसे छोटे से देश में 3-3 बार उन्हें मेजबानी मिलती है और भारत जैसे देश दिल्ली की मेजबानी छिन गई 2007 में ही। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं दिखा और 2014 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। और इसीलिए शायद प्रदूषण को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से, शायद क्या यकीनन, सन 2015 में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मजबूरी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया गया। अब अगर हम एक बार और दिल्ली के ऊपर दृष्टि डालें तो फैक्ट से बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योग के कारण उत्पन्न होता है। औद्योगिक गतिविधियां, दिल्ली भारत का महानगर है, भारत का कैपिटल है, तो वहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग होता है, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योग लगाए जाते हैं। तमाम रॉ मटेरियल्स भी आसानी से मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस, तमाम चीज़ों के दृष्टिकोण से चीप लेबर इत्यादि होने की वजह से इंडस्ट्रीज वहां पर बड़े बनते हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में समय से पहले ही 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रतिवर्ष। अब ये अपने आप में काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि अगर आपको अपनी उम्र 10 साल कम करनी है तो आप दिल्ली चले जाइए। हर वर्ष 10,000 लोगों की मृत्यु इसलिए हो जा रही है क्योंकि वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि जीवन जीना मुश्किल हो गया। 1997 में एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा। श्वेत पत्र का मतलब समझिए, मैं इसको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। श्वेत पत्र एक आधिकारिक रिपोर्ट होता है, एक प्रकार से एक मार्गदर्शिका होती है, गाइडलाइंस होता है, गाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो पाठकों को एक जटिल मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करने के लिए निर्मित किया जाता है। जो जारी करने वाली संस्था या निकाय यानी बॉडी द्वारा मदद लेने व मदद करने की निर्देश से युक्त होती है। अब इस दृष्टिकोण से 1997 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा दिल्ली को मार्गदर्शिका, दिल्ली को निर्देशिका और मदद देने के दृष्टिकोण से एक गाइडलाइन बनाकर श्वेत पत्र प्रेषित किया गया। यानी आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र प्रेषित किया गया कि दिल्ली में वेरियस स्टेप्स उठाए जाएं जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। परंतु 97 के इस श्वेत पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 10 साल बाद सन 2007 में महत्वपूर्ण एशियान गेम की मेजबानी जो हमें मिल चुकी थी वो हमसे छीन ली गई। और उसके भी 7 साल बाद सन 2014 में विश्व में हम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर के रूप में दिल्ली को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। इसलिए दिल्ली की स्थिति बहुत पुअर मानी जाती है। फॉर दैट स्टूडेंट, बहुत जरूरी है कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए मेजर स्टेप्स उठाए जाएं। बहुत जरूरी है कि सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं
जिससे कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसे नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने अभी आपको बताया। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए। लाइक करिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इसे फॉरवर्ड करें, कमेंट्स लिख के भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। मैं फिर नए वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।